तो बच्चों मैंने आपके साथ आईसीएसई बोर्ड से सेलिना पब्लिकेशन वाली बुक से आपके पास फोर्स का चैप्टर का डिस्कशन किया था। उसमें कई सारे पार्ट्स में हमने इसका डिस्कशन किया था, उसके मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। तो बच्चों फोर्स के चैप्टर के डिस्कशन के बाद यानी काफी सारे आपने इसके नोट्स भी बनाए थे, काफी कुछ आपने पढ़ा था कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये भी था कि भाई जो फोर्स जो होता है, वर्क डन जो होता है, इनकी यूनिट्स वगैरह मैंने आपको काफी देर तक समझाई भी थी। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और नए चैप्टर का नाम है बच्चों वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों आपको ये दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का मैं नाम एक बार डाल देता हूँ सही ढंग से, आप भी सभी लोग डाल दीजिए, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बच्चों ये आईसीएसई बोर्ड का सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, जिसके अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल जिस बुक से कर रहे हैं वो बुक का नाम है सेलिना पब्लिकेशंस। यहीं से बच्चों हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए बच्चों चैप्टर 2 में हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर वर्क एनर्जी पावर, ऐसा नहीं है कि आपने ये टर्म पहले भी ना सुने हो, आपने काफी बार सुने हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले थ्योरी आपको नहीं बता रहे, क्योंकि थ्योरी बेसिकली अगर आपको क्लियर नहीं है तो हमारे लेक्चर्स लेकर के थ्योरी देखें। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले बता देते हैं कि जो फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चों आपको याद रखना होगा कि जो वर्क डन होता है, पहला फॉर्मूला देखिए बच्चों जो इस चैप्टर में यूज होगा वो होता है वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये जनरल फॉर्मूला होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले के और भी स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे तो बेसिकली स्टैंडर्ड तरीके से लिखने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है। तो मैं एक डायग्राम आपको बना करके देता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है जिसका कुछ मास होगा m वगैरह। उस ऑब्जेक्ट में अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ। तो उस वर्क डन को मेजर कैसे करते हैं? तो उस वर्क डन को मेजर करने के लिए जो तुमने फोर्स लगाया था और उस फोर्स की वजह से जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, इस फोर्स की जो वजह से जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, तो वर्क डन हम निकाल लेते। तो वर्क डन होता है F इंटू एस। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर बार इसी तरह से फोर्स लगाया जाए ऑब्जेक्ट पर। हो सकता है ऑब्जेक्ट्स पर तिरछी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जाए। मतलब अभी जो आप केसेस देख रहे हैं उसमें आपको ये देखने के लिए मिलता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल है, मतलब उनके बीच का एंगल क्या है, 0 है। लेकिन बच्चों ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस तरह से लगाया है, ये भी फोर्स यहाँ से एक्ट कराया जा सकता है। और फोर्स जो होता है बच्चों यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। क्या एंगल बना रहा है? थीटा। तो बच्चों ऐसे केस में अगर फोर्स लगता है तो आपको ध्यान देना होगा कि भैया फोर्स की वजह से जो आपको वर्क डन लिखना होगा, तो वर्क डन लिखने के लिए आप वही वाला फोर्स लिखेंगे जिसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो बच्चों बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अभी भी किस डायरेक्शन में होगा? वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो तुमको फोर्स का कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में चाहिए होगा। तो बच्चों फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये फोर्स आपका यहाँ पर F है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ वाला कंपोनेंट जो होता है F cos थीटा होता है। क्या होता है? F cos थीटा। तो बच्चों वर्क डन किसकी वजह से होता है? जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है। तो जो वर्क डन होगा वो होगा F cos थीटा इंटू एस, या इसको हम लिख सकते हैं F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ऊपर वाले फॉर्मूले में ये बात नहीं पता पड़ रही थी क्योंकि ऊपर F और S सेम डायरेक्शन में थे, तो आपने फोर्स का वही कंपोनेंट लिया था जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग था। लेकिन बच्चों नीचे वाले आपको डायग्राम में ये समझ में आ गया होगा कि भैया कि हमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। लेकिन कई बच्चों को हो सकता है ये बात क्लियर ना हो कि भैया ये अगर F है, ये थीटा है, तो ये F cos थीटा नीचे वाला कैसे होगा? तो हमने कहा कुछ नहीं बेटा, ये थीटा के सामने क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर होता है। ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है। तो बच्चों अगर आप cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपको निकालना है, हाइपोटेनियस की जगह फोर्स गिवन है। तो बच्चों यहाँ से आपका बेस क्या आ जाएगा? F cos थीटा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आना चाहिए
कि फोर्स का ये वाला कंपोनेंट थीटा के पास वाला कॉस थीटा होता है, और इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो बच्चों प्यारो, आपको ये याद रखना होगा कि अगर ये एफ है तो थीटा के पास वाला कॉस थीटा होता है और थीटा से दूर वाला साइन थीटा होता है। तो बच्चों अभी आपको नेट में मिला के आप कहोगे सर वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा याद रखना है बेटा? बेटा वर्क डन का आपको ये वाला फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा, यही फॉर्मूला आपके लिए कारगर हो पाएगा, इसी फॉर्मूले को यूज करके आप आगे काम करेंगे। तो तुमने कहा ठीक है सर, वर्क डन का फॉर्मूला क्लियर हो गया सर, और भी फॉर्मूले बता दीजिए जो इस चैप्टर में यूज होंगे। तो बच्चों दूसरे फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होने वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं वो इस चैप्टर में यूज होगा। जैसे बच्चों उसके लास्ट वाले चैप्टर में आपने देखा था ना काफी कुछ कि भैया टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टॉर्क होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, और फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर। लेकिन बच्चों इसके अलावा भी आपने कई सारी टॉर्क की यूनिट देखी थी, यानी कि फोर्स की जब ग्रेविटेशनल यूनिट की यूज की जाती है किलोग्राम फोर्स, है ना? तो ऐसे केस में उस टॉर्क की यूनिट क्या होती है? जब फोर्स की सीजीएस यूनिट की यूज की जाती है ग्राम फोर्स, तो टॉर्क की यूनिट क्या होती है? तो इन सारी बातों का डिस्कशन आपने पिछले चैप्टर में किया था। उसी तरह से बच्चों वर्क की भी यूनिट होती है, तो आपको सभी को पता है कि वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चों आपको याद रखना होगा वर्क की यूनिट निकालने के लिए आपको फोर्स की यूनिट रखनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रखनी पड़ेगी, है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कि वर्क डन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन मीटर। लेकिन बच्चों हम लोग उसको न्यूटन मीटर को और क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। तो आपको ध्यान रखना होगा एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। क्या होगी बच्चों? जूल। चलिए बच्चों, तो बच्चों याद रखिएगा अगले हफ्ते में आपके टेस्ट ही टेस्ट लगे होंगे, यानी कि आप जब भी जिस भी टर्न पे आएंगे कि आपने जितना भी पढ़ा होगा उसमें हर टॉपिक पे आपका एक टेस्ट चलेगा। चलिए भाई, तो आपको याद रखना होगा ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। चलिए बच्चों, इसके अलावा बच्चों आपसे अगर पूछा जाए कि वर्क डन की और सी कौन सी यूनिट हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिगेस्ट या बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क आर कौन कौन सी हो सकती है बच्चों? किलो जूल। क्या हो सकती है? किलो जूल। किलो जूल, ठीक है, इसको हम लोग केजे से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बच्चों होती है मेगा जूल। क्या होती है? मेगा जूल। ये भी बच्चों यूनिट होती है, एम और जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गीगा जूल, क्या यूज होती है बच्चों? गीगा जूल। ये भी वर्क डन की बड़ी यूनिट्स यूज करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, आप अलग से याद रख सकते हैं कि भाई 1 किलो जूल में 10 की पावर 3 जूल्स होंगे, 1 मेगा जूल में 10 की पावर 6 जूल्स होंगे, 1 गीगा जूल्स में 10 की पावर 9 जूल्स होंगे। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भाई सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन, तो तुम कहोगे सर सीजीएस यूनिट निकालने के लिए जब आप वर्क डन लिखेंगे तो होता है फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सर हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन, यानी कि डाइन इनटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगी? वर्क डन की सीजीएस यूनिट। लेकिन डाइन इनटू सेंटीमीटर को हम लोग और भी क्या कहते हैं बच्चों? अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ग। तो आपको याद रखना होगा कि एसआई यूनिट तो वर्क डन की जूल होती है, लेकिन सीजीएस यूनिट क्या? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है बच्चों? वो होती है अर्ग। क्या होती है? अर्ग। और बच्चों अगर आप रिलेशन निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। 1 जूल ये भी आप निकाल सकते हैं, जूल। क्योंकि बच्चों अगर आप लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो अगर वर्क डन आपका 1 जूल है, फोर्स आपका 1 न्यूटन है, डिस्टेंस आपकी क्या है? 1 मीटर है, तभी आपकी ऐसा यूनिट वर्क डन की जूल होती है। लेकिन अगर बच्चों हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि भैया 1 न्यूटन में क्या होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 मीटर में क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों 10 की पावर 5 और 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7,
है ना। डाइन इंटू सेंटीमीटर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं, बताया था ना, डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग कहते हैं। तो बच्चों ये आ जाता है कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं और 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होते हैं। तो एक साथ आपने काफी सारी बातें यहीं पर समझ ली हैं कि 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होते हैं, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, है ना। तो बच्चों ऐसे ही रिलेशन बच्चों आपने लास्ट क्लास में आपने ये भी देखा था कि 1 न्यूटन मीटर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन को लिख देते हैं 10⁻5 डाइन, मीटर को लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, है ना। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा बच्चों किलोग्राम फोर्स भी मैंने बताया था कि किलोग्राम फोर्स क्या है ना। ध्यान से देखिए, 1 किलोग्राम इंटू फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर, इसको हम लोग कहते हैं 9.8 न्यूटन मीटर, या ग्राम फोर्स का मतलब 980 डाइन सेंटीमीटर। इस बात को आप समझना चाहे तो मैंने आपको बताया भी था कि 1 किलोग्राम फोर्स में कितने न्यूटन होते हैं, 9.8 न्यूटन होते हैं, है ना। 1 किलोग्राम फोर्स में कितने न्यूटन होते हैं, 9.8 न्यूटन होते हैं। 1 ग्राम फोर्स में कितने डाइन होते हैं, 980 डाइन होते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, तो आप इस बात को भी याद रखिए कि किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स ये यूनिट्स होती हैं, लेकिन ये कौन सी यूनिट्स होती हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की। समझ में आया बच्चों, इसको देखो मैंने बताया था भाई, इधर भी देख सकते हो। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क इज ग्राम फोर्स। ये देखो मैंने आपको बताया भी, ठीक है ना, कि अगर फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट में मेजर करते हैं तो ऐसा यूनिट टॉर्क की क्या हो जाती है, किलोग्राम फोर्स मीटर, और सीजीएस यूनिट टॉर्क की कितनी हो जाती है, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी होगी, याद रख पाएंगे भाई। चलिए तो बच्चों, भाई तो लास्ट क्लास के नोट्स थे जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन बच्चों अभी जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो टॉपिक आपको चल रहा है पावर एनर्जी। तो कहोगे सर इसमें जो फॉर्मूले यूज होने थे वो आपने वन शॉट अभी बताए हैं, लेकिन बच्चों इसमें और भी फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने पड़ते हैं, वो भी आप फॉर्मूले एक एक करके देख लीजिए। तो कहोगे सर अगला फॉर्मूला कौन सा होता है, बेटा अगला फॉर्मूला होता है पावर। किसका होता है, पावर का होता है। याद रखो बच्चों, जो पावर होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी पावर को आप लिखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या लिखेंगे, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इस फॉर्मूले को भी बच्चों आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। पावर की एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, ऊपर जूल है नीचे सेकंड है, लेकिन जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, जिसको हम लोग जूल पर सेकंड भी कहते हैं। चलिए बच्चों, और भी आप याद रख सकते हैं और फॉर्मूला। बच्चों आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो पावर होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं F इंटू एस अपॉन टी। ये क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड। तो पावर का ये भी फॉर्मूला होता है जो जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ पी या P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ये दोनों फॉर्मूले बच्चों हम लोग यूज कर सकते हैं। और ऐसा यूनिट तो मैंने आपको बताई कि भाई पावर की क्या होती है, वॉट होती है। अच्छा, इसी तरह से बच्चों आप बड़ी यूनिट्स भी याद रख सकते हैं कि 1 किलोवाट में 10⁻3 वॉट होते हैं, 1 मेगावाट में 10⁻6 वॉट होते हैं, 1 गीगावाट में 10�9 वॉट होते हैं, है ना। ये बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए। ये कौन सी यूनिट्स हो गई, ये हो गई बिगर यूनिट्स। ये हो गई बच्चों बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। ये बच्चों आपको याद रखना होगा, ये पावर की बड़ी वाली यूनिट्स क्या है, बड़ी यूनिट्स, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ पावर की पूछी जाए तो बच्चों देखो जरा, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ पावर। तो बच्चों पावर की स्मॉलेस्ट यूनिट्स क्या क्या होती है, जैसे वो होती है मिली वॉट। क्या होती है, मिली वॉट। 1 मिली वॉट में होते हैं 10⁻³ वॉट। 1 माइक्रो वॉट, इसका मतलब होता है 10⁻⁶ वॉट। ये छोटी वाली यूनिट होती है, समझ आ गया।
अच्छा बच्चों, और क्या होता है? एक होती है कि हॉर्स पावर, इट इज अनदर यूनिट ऑफ पावर largely used in mechanical engineering. It is related to SI unit of watt. तो आपको याद रखना होगा बच्चों कि यहाँ पर एक हॉर्स पावर, बच्चों यहाँ पे भी याद रखना होगा, ये हॉर्स पावर है, इसको भी याद रखिए। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, या इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.746 किलो वॉट भी लिख सकते हैं। तो एचपी यानी कि एचपी 1 एचपी यानी कि 746 वॉट, है ना। तो आपको याद रखना होगा कि अनदर यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक तरह की ब्रांच होती है, वहां पर आपके पास जो हॉर्स पावर होता है यूनिट की यूज की जाती है, पावर की यूनिट हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होती है। चलिए बच्चों, तो इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, और क्या आप क्या रख सकते हैं याद, वो भी आप देख लीजिए। अच्छा, एक चीज बच्चों और होती है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, सो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 electron volt is the energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. That is, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ये कहाँ यूज करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। जब एटॉमिक पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है वो काफी छोटी होती है, तो वहां पे हम उसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो आपको ये पार्ट पता होना चाहिए, और इस बात को मैं लिख भी देता हूँ कि 1 electron volt is the energy, 1 electron volt is the energy gained by an electron when it is accelerated, when it is accelerated through a potential, through a potential difference of 1 volt। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चों ये मैंने आपको काफी बातें बता दी थ्योरी के अंदर कि भैया जो आपके पास चैप्टर है एनर्जी, वर्क और पावर, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। तो बच्चों अभी हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और पहला क्वेश्चन हम लोग कब करने जाएंगे। तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। दिस इज योर न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स होगा वो पेज नंबर 31 पे है, पहला क्वेश्चन। चलिए भाई बच्चों, सारे लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए। A body when acted upon by a force of 20 kgf gets displaced by 1 meter. Calculate the work done by the force when the displacement is first in the direction of force at an angle of 60 degree with the force, and third normal to the force. G is equals to 10 Newton kilogram minus 1. प्यारे बच्चों, भी मैंने आपके साथ पहला क्वेश्चन बच्चों ने पढ़ के बताया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें लिखा है अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 kgf। ठीक है ना? तो बच्चों याद रखिए 20 kgf लिखा है, और 1 kgf में कितने न्यूटन होते हैं? बताइए भाई बच्चों, 1 kgf में कितने न्यूटन होते हैं? 9.8 न्यूटन। और 1 ग्राम फोर्स में कितने डाइन होते हैं? 9.9 डाइन होते हैं। याद रहेगा कि 1 kgf में कितने न्यूटन होते हैं? 9.8 न्यूटन। चलिए बच्चों, तो हम लोग वापस आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 20 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। Calculate the work done by the force when the displacement in the direction of force। तो तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन हो जाएगा,
हमने कहा कैसे हो जाएगा, कहोगे सर क्वेश्चन हो जाएगा, हमने कहा कैसे हो जाएगा, तुम करके तो बताओ। कहोगे सर आपने वर्क डन का फॉर्मूला बताया था और सर इसमें दो केसेस हैं, एक बार सर बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है किसी एंगल के साथ और एक बार बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। चलो बच्चों, अ बॉडी व्हेन एक्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 20 kgf, तो बच्चों बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है 20 kgf, ठीक है, गेट्स डिस्प्लेस्ड। बच्चों ये डिस्प्लेस कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट देखो उसका कितना है 1 मीटर, डायग्राम पे ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर। ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये फर्स्ट केस हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम ही है, लेकिन बच्चों सेकंड केस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सेकंड केस में कुछ और कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री, यानी फोर्स 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड नॉर्मल टू द फोर्स, ठीक है ना, याद रखिएगा बच्चों, आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। जब डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में। जब डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा, 60 डिग्री एंगल पे हो रहा है फोर्स के साथ, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा, नॉर्मल टू द फोर्स हो रहा है। यानी तीसरा केस भी है बच्चों, एक ही क्वेश्चन में 3 केस बनाए गए हैं। चलिए, यानी कि बच्चों फोर्स ऐसे लग रहा होगा, समझ रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा होगा, ये तीनों केसेस आपसे पूछे गए हैं। तो एक केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कॉस के कुछ एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले जब आप वर्क डन लिखेंगे तो आएगा एफ एस कॉस थीटा। यहाँ बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कॉस 0 1 हो जाएगा। कॉस 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखना पड़ेगा कि जूल में निकाला गया है, तो वो फोर्स कितना है बच्चों 20 kgf, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, तो बच्चों ये कितना आ गया, ये तो 20 kg 20 जूल्स आ गया, कितना आ गया 20 जूल्स आ गया। लेकिन बच्चों ये kgf इंटू मीटर आया है, इसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 kgf में कितने न्यूटन होते हैं 9.8 न्यूटन। बच्चों 9.8 को मैंने बताया था कि अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं 10 ले सकते हैं। तो 1 kgf में 9.8 न्यूटन होते हैं, तो 20 kgf में कितने होंगे 20 इंटू 9.8 या 20 इंटू 10, तो ये बच्चों हो गया इतने न्यूटन में, ठीक है, समझ में आया। और बच्चों 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, अब तो न्यूटन मीटर को क्या कह सकते हो, जूल कह सकते हो, तो ये बच्चों वर्क डन आपका निकल के आ गया जूल। उसी तरीके से बच्चों सेकंड केस है, उसमें फिर से लगाओगे एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कितना है बच्चों 20 kgf, kgf को किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में, तो 9.8 ना करके सीधा 10 ही कर दो। और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मैंने लिख तो दिया है, लेकिन हमने बताया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है बताइए 60 डिग्री, तो यहाँ पे cos 60 आ जाएगा। तो बच्चों ये 200 हो गया और cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये वैल्यू आ गई 100 जूल्स। अब बच्चों नेक्स्ट वाला केस देखो, नेक्स्ट वाले केस में बच्चों ये एफ है ये एस है, तो तुम वर्क डन लिखोगे जरूर एफ एस कॉस थीटा, लेकिन थीटा जैसे ही 90 डिग्री डालोगे, क्योंकि उनके बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री है, तो सारे बच्चों को पता है कि cos 90 क्या होता है 0 होता है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी वर्क डन कब नहीं होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने किस तरह से किया है। वंस अगेन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आईसीएससी फिजिक्स क्लास 10, ठीक है, सेलिना पब्लिकेशन कॉन्साइज फिजिक्स। ठीक है बच्चों, हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। उसमें लिखा है a boy of mass 40 kg climbs up to a stairs and reaches the roof of height 8 meter in 5 seconds. ओके, तो बच्चों स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पे वो बच्चा चढ़ता चला जा रहा है, तो सीढ़ियों पे बच्चे को हम चढ़ाते, ठीक है ना, ये सीढ़ियों पे बच्चा चढ़ गया और कहाँ पहुंच गया, तो रूफ पर पहुंच गया, ठीक है। ये बच्चों मैंने एक डायग्राम बना के दे दिया, और ये बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है चढ़ने के लिए, ऐसे चढ़ रहा, टक टक ऐसे कूद कूद के चढ़ता चला जा रहा।
तो बॉय का मास कितना है भाई, 40 kg, ठीक है। सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, छत की हाइट कितनी है, 8 मीटर है। कितने टाइम में बच्चों ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, बताइए पढ़, ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल हुई है। अच्छा क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, चलिए मैं ही बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुई है वो 5 सेकेंड में हुई है। चलिए भाई, तो पहला पार्ट इसमें पूछा गया, फर्स्ट पार्ट कह रहा फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी पे कितना एक्ट कर रही होगी वो आपको बताना है। तो बच्चों फोर्स क्या होगा, फोर्स होता है mg, बॉडी का मास कितना है 40, और जी की वैल्यू बच्चों आपको बता दिया गया है कि आप 10 ही यूज करिए, तो हर जगह 10 ही यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया बॉडी पे, यानी बॉडी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्यों अट्रैक्ट कर रही है, अपनी mg वेट की वजह से अट्रैक्ट कर रही है। सेकेंड पार्ट, वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तो वर्क डन जो होता है वो होगा फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों फोर्स कितना होता है mgh, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 8 मीटर, है ना, नीचे से ऊपर। या बच्चों उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन को आप क्या लिख सकते हैं, जब बॉडी मोशन में होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, जब बॉडी की पोजीशन चेंज होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों वैसे भी हम लोग mgh से ही दिखाते हैं, mgh। तो बच्चों ये हो गया m, ये हो गया g, और ये हो गया h। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आएगा 3200 जूल। उसके बाद बच्चों थर्ड वाला पार्ट आ गया है, लिखा है द पावर स्पेंड बाय द बॉय। बच्चों पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। तो ये वर्क डन यानी कि 3200 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई है कितने टाइम में, 5 सेकंड में हुई है ना। तो टाइम से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी निकल के आ जाएगी 640 वाट। ये आ गया बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन भी सफलतापूर्वक करके दे दिया कि भैया इसमें वर्क डन आपको किस तरह से निकालना है। चलिए बच्चों, तो हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका थर्ड, उसमें लिखा है A man spends 7.4 kilojoule energy in displacing a body of 74 meter in the direction in which the applied force in 2.5 second। ये तो बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बच्चों कोई एंगल ही नहीं है, सीधा सीधा काम चल रहा है, यानी कि उनके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, वो मैन वो हो रहा है 7.4 किलो जूल। किलो जूल को बच्चों जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा 7400 जूल। ठीक, अच्छा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी में, 74 मीटर, ठीक है ना, फोर्स लगाने पे। तो कह रहा है, और ये टाइम कितना लगा है बच्चों, टाइम लगा है 2.5 सेकेंड। कह रहा है कि फोर्स कितना लगा होगा, तो कहोगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एस कॉस थीटा। तो वर्क डन बच्चों कितना है 7400 है, फोर्स आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना है 74 है, थीटा बच्चों 0 है, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो एफ बच्चों आ जाएगा 7400 अपॉन 74 विच इज 100। ये बच्चों आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों पावर पूछ रहा है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। चलिए बच्चों, तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकिंग, तो बच्चों वर्क डन कितना हुआ था आपका 7400 जूल, कितने टाइम में हुआ है 2.5 सेकेंड में। तो बच्चों जल्दी से बता दो ये वर्क डन कितना निकल करके आएगा। चलिए भाई बताइए जल्दी से, आप कैलकुलेटर से पहले कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। 2.5 सेकेंड में ये सारा काम हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 7400 को डिवाइड करना है 2.5 से। जैसे ही करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 2960, पावर है तो वॉट में आएगा, लेकिन कह रहा है कि ये पावर है ना हॉर्स पावर में बता, तो तुम कहोगे एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, है ना, या ऐसे भी कह सकते हो कि 746 वॉट, है ना, क्यों भाई 746 वॉट रिप्रेजेंट करता है 1 हॉर्स पावर को, तो 2960 वॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन किसको रिप्रेजेंट करेगा 2960 डिवाइडेड बाय 746। तो बच्चों ये 2960 को जब 746 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये वैल्यू किसमें आ जाएगी, हॉर्स पावर में,
जल्दी से डिवाइड करिए, देखिए कितना निकल करके आ रहा है। 2960 डिवाइडेड बाय 746, ये वैल्यू आ रही है 3.96। 967। ठीक है बच्चों, ये हो गया हॉर्स पावर। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने कंप्लीट करके दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों हो गया है। अब बाकी बच्चे क्वेश्चंस आप करिए, मैं आपको ये सारा शेयर कर देता हूँ।